तो कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर 2 का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। मैंने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन करने होते हैं और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना होता है, ताकि पेपर में मैक्सिमम एक्यूरेसी आए और हमारे सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएं। हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे, उसमें से मैंने बताया क्वेश्चन 2 नहीं करना था, 3 भी नहीं करना था। उसके अलावा ये 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, नहीं करना था। 12th क्वेश्चन नहीं करना था। और 15 क्वेश्चन नहीं करना था। तो दोस्तों, जो ये शुरू के 15 क्वेश्चन हैं उनमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए। हो सकता है आपके लिए 7 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हों या 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हों। तो इन 15 में से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट वाले थे। अगर आपने वे क्वेश्चन अगर पेपर में अटैम्प्ट नहीं किए तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ गए। अगर आपने वे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना आते हुए भी तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो गए। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में मैं अपने सॉल्यूशन के थ्रू समझाऊंगा आपको। ये सेकंड पार्ट है। 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम 16th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 16th क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्ट्रेस इन स्टील को स्ट्रेस इन कंक्रीट के साथ रिलेट करता है। तो अगर आपको मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला पता हो तो मॉडुलर रेशो होता है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको एक कांस्टेंट m रिप्रेजेंट करता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था और इसका आंसर था मॉडुलर रेशो। तो देख सकते हो इस टाइप से थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है समझने में, लेकिन अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन पढ़कर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको मैंने अटैम्प्ट कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ द स्लेंडरनेस लिमिट अकॉर्डिंग टू IS 456 रेशो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ टू द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड ए वैल्यू ऑफ। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम रेगुलरली जो कॉलम वाला चैप्टर होता है उसके अंदर भी पढ़ते हैं। अगर कॉलम की लेंथ अपॉन लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लेंथ अपॉन लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो कॉलम का है वो 60 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं और इस वजह से ये हम इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है। 17 नंबर क्वेश्चन भी। 18 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सीमेंट कंक्रीट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Shape and size of aggregate used in making the concrete influence the workability of concrete। जो एग्रीगेट का साइज है, शेप है, तो उससे वर्केबिलिटी इफेक्ट होती है या नहीं होती है। ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। अगर साइज बड़ा होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर बिल्कुल राउंडेड शेप है तो भी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज द वाटर सीमेंट रेशो इन मेकिंग कंक्रीट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज। अगर वाटर सीमेंट रेशो बढ़ता है तो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो इंक्रीज की जगह इसमें डिक्रीज आना था। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट विच इट इज क्यूर। तो मैच्योरिटी का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं -11 डिग्री सेल्सियस। तो वो टाइम की और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो इसका सही ऑप्शन था ओनली ऑप्शन नंबर 1। ये भी इजी टाइप के क्वेश्चन में ही था। ये हम रूटीन के अंदर नॉर्मली जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन था। अब 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसका एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन इसका थोड़ा सा मैंने अंदाज़ा टाइप से ही लगाया था। इसमें मेरे को क्या पता था, जो डक्टिलिटी टेस्ट है, डक्टिलिटी में बिल्कुल ऐसे होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ था। सॉफ्टनिंग पॉइंट के अंदर हम 2 स्टील की बॉल लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और वे बॉल जब नीचे गिर जाती है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। ये भी मेरे को पता था। पेनिट्रेशन का टेस्ट होता है, उसमें सैंपल लेते हैं और पेनिट्रेशन करते हैं, ये भी पता था। अब आता है विस्कोसिटी का टेस्ट। जो विस्कोसिटी का टेस्ट है इसके बारे में मेरे को नहीं पता था, और इसमें इसने पूछा हुआ था कि कौन सा ठीक है।
इसका सही ऑप्शन था, इसमें चारों ठीक थे। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा सा लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें रन ऑफ वोल्व दे रखी है, सपोर्ट लेग है, और इसके अंदर जैसे हमने थर्मोमीटर वगैरह दिए हुए हैं, हैंडल दिया हुआ है, पानी है टेम्परेचर को मेज़र वगैरह करने के लिए। तो उस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाकर ये आइडिया हो गया था कि इस वाले टेस्ट को हम विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। तो कह सकते हो इस क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया था। मार्क फॉर रिव्यू था ये, आखिरी में मान लो टाइम बच गया सोचने का, तो देखेंगे क्या करना है इसमें। लेकिन एक दो क्वेश्चन में आप ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस वाले में डायग्राम देखने से अपने को अंदाज़ा हो जा रहा था कि ये विस्कोसिटी का टेस्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये इजी वाली कैटेगरी में ही था। अब है क्वेश्चन नंबर 20। वॉल्यूम बैचिंग के अंदर सीमेंट के एक बैग का कितनी वॉल्यूम होती है? तो 35 लीटर होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में है। और अगली बार यानी कि 2024 का आप पेपर दोगे तो उसमें भी आप देखना कि इसी टाइप से इजी क्वेश्चन आएंगे। बीच में जो 6-7 डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वे भी आ सकते हैं। जैसे आपने मेरे वाले पेपर में देखा, शुरू के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें मैंने आपको दिखाया कि 6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने आज तक कभी पढ़े भी नहीं थे, पेपर में मेरे सामने पहली बार में नाम आए थे। लेकिन इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था और पता था कि 70 के आसपास क्वेश्चन तो मैं पेपर में ऐसे ढूंढ ही लूँगा जो बिल्कुल आसान होगी। और 70 क्वेश्चन ठीक करने का मतलब है 210 नंबर। अगर कि कोई 210 नंबर इस पेपर में लेके आता है तो उसको CPWD डिपार्टमेंट ईजिली मिल सकता है। और थोड़े बहुत मतलब 10 के आसपास क्वेश्चन आप इजीली 80 के आसपास इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वहीं हम अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉइस यानी कि आवाज़ का इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होता? जो गाड़ियों की आवाज़ है या वैसे नॉइस पोल्यूशन है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगी, स्लीपनेसनेस हो जाएगी। लेकिन जो नॉइस पोल्यूशन है वो कोई केमिकल थोड़ी ना है कि भाई फ्लोरीन है या क्लोरीन है कि भाई हमारे शरीर में कोई केमिकल वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस हमें पता है जो फ्लोरीन होता है उसका अगर कंटेंट ज़्यादा हो पानी वगैरह में तो बोन फ्लोरोसिस वगैरह हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप से कर दिया कि भाई नॉइस पोल्यूशन से फ्लोरोसिस तो नहीं होती, और इसको कॉमन सेंस से भी सोच के हम कर सकते थे। अब 22वां नंबर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो मार्क फॉर रिव्यू किया है मैंने, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने पेपर के आखिरी में अटैम्प्ट किया। जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वगैरह आए उसको आपको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करना है, बाद में। वैसे तो मेंस के अंदर काफ़ी टाइम मिलता है, 2 घंटे का होता है, लेकिन हम अगली बार कैसा पेपर आएगा उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और उनको आखिरी में करिए। अब इस क्वेश्चन में हमें बेस पीरियड दिया हुआ है 120 डेज़ का, और उस जो हमारा प्लांट है उसको वेजिटेटिव स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में इतने सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत है। तो हमें फॉर्मूला पता था, ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B। तो इसके अंदर हमें ड्यूटी तो क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, डेल्टा इसने दिया हुआ है, इन चारों का सम डेल्टा हो जाएगा। यानी उस प्लांट को अपनी पूरी लाइफ में कितना पानी चाहिए, 20 + 32 + 25 + 13, उसको हम मीटर के अंदर लिख देंगे यहाँ। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे इसके चारों ऑप्शन दूर दूर हैं तो यूनिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो डेसिमल पॉइंट को आप आगे पीछे अपने आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो डेल्टा को मीटर में भी लिख सकते हो। बेस पीरियड दिया हुआ है 120 डेज़, तो 8.64 × 120, और इन चारों को जब आप ऐड करते तो 8.64 से या 120 से ये कट जाते हैं, और इसका ये वाला क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाता है। इतनी कोई दिक्कत वाली बात इसको सोल्व करने में थी नहीं, इसको हम ईजी क्वेश्चन में ही गिनेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट में अटैम्प्ट करने हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसकी क्वांटिटी को? तो उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करेंगे।
तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे रोड है या कोई ब्रिज वगैरह है तो उसमें आपने जैसे एक्सपेंशन जॉइंट देखा होगा, तो जैसे एक स्लैब ये है, दूसरी स्लैब ये है, तो इनके बीच में यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट होता है। तो हमें पता है कोई भी चीज़ जिसकी विड्थ बहुत कम हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी विड्थ होती है, लेकिन जो इसकी लेंथ होती है ये ज़्यादा होती है, तो इस टाइप की चीज़ें हम लेंथ के अंदर ही मेजर करेंगे। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कह सकते हो, हम ऑब्जर्वेशन से या कॉमन सेंस से कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शनिंग ऑफ फ्लैंज इन प्लेट गर्डर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। प्लेट गर्डर की जो फ्लैंज होती हैं उनके बारे में इसने पूछा हुआ हमसे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया और मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को मेरे को पूरा नहीं आता था, इसका एक पार्ट स्टेटमेंट 1 मेरे को समझ में आ गई थी। सबसे पहले हम गर्डर को बना लेते हैं। गर्डर ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें प्लेट गर्डर है तो प्लेट गर्डर यहाँ मान लो, प्लेट गर्डर कैसा होगा, प्लेट गर्डर के बना देता हूँ। ऊपर एक ऐसे 2 एंगल होंगे, बीच में वेब प्लेट होगी, तो और यहाँ पे ये वेल्डेड होंगे या फिर रिवेट वगैरह से जॉइंटेड होंगे, तो प्लेट गर्डर ऐसा होता है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ो इसकी। मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्लेट गर्डर इज टू बी इंक्रीज, द फ्लैंज कवर प्लेट में बी प्रोवाइडेड ओवर द फ्लैंज एंगल। तो पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इस प्लेट गर्डर का अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो फ्लैंज के ऊपर कवर प्लेट लगा दो, यहाँ पे एक कवर प्लेट लगा दो। तो ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई थी कि अगर हम ऊपर एक कवर प्लेट को लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और इफेक्टिव डेप्थ इसकी बढ़ेगी जब, और यानी कि कह सकते हो यहाँ पे स्टील ज़्यादा है तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी गर्डर की बढ़ जाएगी। अब स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। द फ्लैंज प्लेट शैल बी थिकर देन द फ्लैंज एंगल इन ए रिवेटेड या बोल्टेड प्लेट गर्डर। जो फ्लैंज की प्लेट है, यानी कि फ्लैंज की प्लेट ये वाला पार्ट, ये थिकर होनी चाहिए फ्लैंज एंगल से। जो ये फ्लैंज एंगल लगाया हुआ है इससे थिकर होना चाहिए इन रिवेटेड या बोल्टेड प्लेट गर्डर। अब इस चीज़ के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि फ्लैंज प्लेट की थिकनेस कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट 2 को मेरे को नहीं पता था, तो इस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। वैसे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। जो फ्लैंज प्लेट की थिकनेस है वो फ्लैंज एंगल से थिकर होने की ऐसी कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, लेकिन स्टेटमेंट 1 मेरे को पता थी 100% ठीक है, लेकिन इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया तो रिस्क मैंने नहीं लिया। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले सकते। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है वो भी आपको माइंड में विजुअलाइज करना आना चाहिए। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है, विजुअलाइज करके आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि प्लेट गर्डर हम इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें पेपर में विजुअलाइज करनी पड़ती हैं। इसी टाइप से आपको पढ़ना है सब कुछ। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ कनाल दिया हुआ है और उसकी डिटेल है डिफरेंट टाइप ऑफ कनाल की, हमें मैच करना था। तो रिज कनाल क्या होता है? रिज कनाल होता है जो वाटर साइड लाइन के अलोंग लाइन होता है और दोनों साइड एरिया को इरिगेट कर सकता है। रिज लाइन क्या होती है? जैसे कोई ये पहाड़ी वगैरह है तो जो इसकी सबसे हाइट वाली लाइन है इसको कनेक्टेड वाली, तो पानी इधर भी हम सप्लाई कर सकते हैं और पानी उधर भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पी का हो गया 3 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये वाटर साइड लाइन के अलोंग अलाइन रहता है और दोनों तरफ पानी ये सप्लाई कर सकता है। जो इस टाइप के मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इनका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी आपको सही आंसर पता हो ना तो 3-4 आप वैसे ही कर सकते हो। जैसे पी का जैसे ही मैंने 3 किया तो 2 और 4 नंबर ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब कंटूर कनाल क्या वो नंबर है? कंटूर कनाल क्या होता है? जो कंटूर्स के पैरेलल ही होता है, और कंटूर्स के पैरेलल होएगा तो केवल एक साइड ही वो पानी को सप्लाई कर पाएगा। मान लो 90 मीटर कंटूर के पैरेलल है कनाल, तो 100 मीटर पे पानी थोड़ी ना सप्लाई करेगा, तो जो नीचे वाले हैं 80, 70, 60 वहाँ पानी सप्लाई कर पाएगा। तो क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो गया। तो 2 होते ही पी का 3, क्या होगा 4। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कन्फर्मेशन के लिए आप उससे अगले को भी चेक कर सकते हैं कि साइड स्लोप कनाल क्या होता है। जो कंटूर्स के राइट एंगल पे अलाइन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इनंडेशन कनाल क्या होता है? जो
इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरी तरह से डूबा रहना, यानी जब नदी के अंदर बाढ़ वगैरह आती है तो उसके अंदर पानी तब आता है। तो क्या एस का 2। जैसे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे आप नॉर्मली चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है आपको, ताकि आपको उन चीज़ों को अच्छे से याद रह सकें आपको। 26 नंबर क्वेश्चन, इन ए सैचुरेटेड सोयल द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू। जो सैचुरेटेड सोयल्स होती हैं वे कंसोलिडेशन किस वजह से होता है। तो जो कंसोलिडेशन के बारे में हमने पढ़ा था वो किस लिए होता है कि सोयल के अंदर पोर वाटर प्रेशर के डिसिपेशन की वजह से होता है। लेकिन जो इसके 4 ऑप्शन थे उन 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई था ही नहीं। पहला ऑप्शन है कंप्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकंड ऑप्शन एयर वॉइड के निकलने की वजह से, तो सैचुरेटेड सोयल में एयर वॉइड तो होते ही नहीं, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो जो सोयल है वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। कंप्रेशन ऑफ एयर इन वॉइड, जब एयर है ही नहीं तो कंप्रेशन कहाँ से होगा। तो ये डाउट वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर नंबर 3 को माना है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने किस हिसाब से माना है वो नहीं पता। तो इस क्वेश्चन पे डाउट ही है सभी को, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं कहूँगा आप अटैम्प्ट भी मत करना पेपर में, ये आपके गलत ही होंगे। इजी क्वेश्चन था लेकिन एसएससी ने ऑप्शन ऐसे दिए कि इसको हमें अटैम्प्ट नहीं करना था। 27 नंबर क्वेश्चन, एक सर्कुलर कर्व दी हुई है रेडियस 600 मीटर की, उसको हमें सेट करना है फील्ड में, वर्साइन निकालना है उस कर्व का अगर डिफ्लेक्शन एंगल 120 डिग्री है। तो वर्साइन ऑफ कर्व क्या होता है, c²/8r। ये तो हम नॉर्मली जो फॉर्मूला पढ़ते हैं रेलवे वगैरह में वो हो गया। अब इसके अंदर इन्होंने सी वगैरह या सी की वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब ये हमें इस तरीके से तो नहीं निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कर्व हमने ड्रॉ की, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, जो डिफ्लेक्शन एंगल इसका दिया हुआ 120 डिग्री, तो एक तरफ का एंगल हो गया 60 डिग्री। वर्साइन क्या होता है वो आपको पता होनी चाहिए। वर्साइन होता है जो ये वाला एरिया है, मतलब डिस्टेंस है, इसको हम वर्साइन बोलते हैं। ये आपका आर है, ये थीटा है, तो वर्साइन किसके बराबर हो जाएगा, कंप्लीट रेडियस माइनस आर कोस थीटा, आर 1 माइनस कोस थीटा। थीटा है 60 डिग्री यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी कि r इंटू 1/2। रेडियस है 600 का आप 300 मीटर, तो 3 नंबर। तो ये इजीली हो सकता था जिसने ये कर्व वगैरह पढ़ी होती। चलो ये कर्व तो सब नहीं मैक्सिमम ने पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर किसी को वर्साइन पता होगा क्या होता है, ये रेलवे के अंदर भी हम पढ़ते हैं, हाईवे में भी पढ़ते हैं वर्साइन ऑफ द कर्व। तो होने वाला क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट इसको डिफ़िकल्ट में गिन सकते हैं, तो ठीक है इसको हम डिफ़िकल्ट में भी गिनेंगे, लेकिन इजी में भी रहेगा। ये जिसने ये पढ़ा उसके लिए इजी है, होने वाला क्वेश्चन था ये। अब 28 नंबर क्वेश्चन। इस 28 नंबर क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आया है और बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर किसी ने बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन भी पता है वो इसको इजीली कर देगा। तो बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन बताइए आप सब लोग। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, सम ऑफ द मूवमेंट एक्टिंग आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन आइदर टू द राइट ऑफ द सेक्शन। अब इसने क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द सम ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट एट ए एंड बी, इग्नोर द साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन को इग्नोर करने के लिए कह रहा है, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। ठीक है, अब इसमें बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन मैंने कह दी कि बेंड सम ऑफ मूवमेंट आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन राइट ऑफ द सेक्शन। ए और बी पे जो मूवमेंट है उसका सम बताना है। ये है बी, ये है ए। अब बी के इधर है 1.5 और 3 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, फोर्स कितना है
4 से 3 किलो न्यूटन। कितनी लेंथ पे लग रहा है? 1.5। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर कहाँ होगा? 1.5/2 पे। ये तो हो गया बी के ऊपर मोमेंट। कितना आसान था, कोई शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनाना, कोई हमें ए और बी पर रिएक्शन नहीं बताना। अब ए के ऊपर देखते हैं कितना होगा। ए के ऊपर 9 किलो न्यूटन पर मीटर का वो लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, कितने लेंथ पे लग रहा है? 1.5 पे लग रहा है। और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? 1.5 मीटर डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को निकाल के बस सिंपली हमको ऐड करना था, ना हमें ए पे रिएक्शन निकालना था, ना बी पे, ना शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना था, ना कुछ और। ये इतना इजी क्वेश्चन था। अगर किसी ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होती या थोड़ा बहुत रिवाइज किया होता तो इस क्वेश्चन को कर देता। बस वहाँ पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड और कूल माइंड से सोचना है कि 70 से 80 क्वेश्चन आसान आएंगे। हम केवल उन क्वेश्चन को ढूंढेंगे और करेंगे। तो इसका आंसर था 13.50 किलो न्यूटन पर मीटर। इन दोनों को ऐड करते तो आप कर सकते थे। 29 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कनाल होता है जो रफली राइट एंगल पे अलाइन होता है कंटूर ऑफ द कंट्री? तो ये होता है साइड स्लोप कनाल। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखाया था, मैच दी फॉलोइंग में था, और उसी में से एक केवल छोटा सा पार्ट इसने इसमें बूझ लिया। तो देख सकते हो आप कितना आसान पेपर आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर इसने असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के बारे में पूछा हुआ है। असर्शन है इसकी, कॉपर सल्फेट शुड नॉट बी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड एक्सेप्ट फॉर दी अलगी। अलगी को छोड़कर और किसी भी टाइप के एक्वेटिक वीड के लिए हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मैं बता देता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को मैंने पहली बार पढ़ा था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत आप तुक्का लगा सकते हो। इसका मैंने तुक्का लगाकर ऑप्शन नंबर 1 मैंने इसका सेलेक्ट किया था, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इस चीज़ को आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है दूसरे एग्जाम के DSSB में भी ये 1-2 बार आया है, और जो बुक में बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट दी हुई है। लेकिन SSC ने जो शुरू में आंसर की थी उसमें तो 1 को सही माना, लेकिन बाद में जब रिवाइज करके यानी कि फाइनल आंसर की दी उसमें इसने 4 वाले को सही मान लिया, जो कि गलत है। तो देख सकते हो SSC भी गलतियां कर देती है बहुत बार। जो पहले आंसर की में तो ठीक आंसर दिया था, बाद में गलत दे दिया, तो इस वजह से ही मेरे 4 नंबर गलत हो गए। अगर शायद ये ठीक होता तो 8वीं की जगह मेरी पहले दूसरी भी कोई रैंक आ सकती थी, लेकिन इन चीज़ों को छोड़िए। तो इसको मैं बताता हूँ मैंने इसको तुक्का कैसे लगाया था। तो असर्शन रीजनिंग में क्या करना है, आपको दोनों स्टेटमेंटों को एक साथ पढ़ना है। जैसे पहली स्टेटमेंट है कॉपर सल्फेट को एक्वेटिक वीड्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेशन तो मर जाएंगी लेकिन मछलियाँ भी मर जाएंगी। तो अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, अगर हमें कॉपर सल्फेट के बारे में ज़्यादा भी नहीं पता, तो दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ पढ़ते हैं तो हमें दोनों स्टेटमेंट ठीक लगती हैं कि हाँ सही कह रहा है, कॉपर सल्फेट को हम एक्वेटिक वीड्स को मारने के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे मछलियाँ भी मर सकती है। तो बिल्कुल ठीक बात लग रही है दोनों, इस वजह से मैंने 1 को लगाया था, और इसका एक्चुअल में जो सही आंसर है वो 1 ही है। लेकिन SSC ने इसके फाइनल आंसर की में 4 को दिया है, जो कि गलत दिया हुआ है। अब 31 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द थ्योरेटिकल वेट ऑफ ए स्टील बार ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड डाया 20 mm। द डेंसिटी ऑफ द स्टील इज 7850 kg पर मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसने कितना आसान बना दिया। स्टील की इसने डेंसिटी भी दे दी कि 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये इसके बिना भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता था। डेंसिटी दी हुई है और वेट बताना है, 8 मीटर लेंथ ऑफ बार, इसका डाया 20 mm है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये इसका मास होता है। और कैलकुलेटर अपने पास था ही, तो 19.72। कितना इजी क्वेश्चन था ये। 32 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द स्पीड रेशियो ऑफ ए पेल्टन व्हील टर्बाइन वेरीज फ्रॉम 0.43 से 0.48। डायरेक्ट जो हम पढ़ते हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन था ये। कई बच्चे जो टर्बाइन वाला चैप्टर है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। मुश्किल से 2-2.5 घंटे आपको लगेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में, और
अब की बार सब ने देखा भी कि 2-3 क्वेश्चन तो टरबाइन वाले चैप्टर से आए ही हैं। और एक चीज़ और कहूँगा, जो ये टरबाइन वाला चैप्टर है, पंप वाला चैप्टर है, ये आप किसी सिविल इंजीनियरिंग के टीचर से ही पढ़िए। जो मैकेनिकल के लिए पढ़ाते हैं टरबाइन वाला चैप्टर, वो मैंने देखा था 20-20, 30-30 वीडियो लेक्चर कर देते हैं। लेकिन कायदे से ये एक लेक्चर यानी कि 2 से ढाई घंटे में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है कि हम सिविल इंजीनियरिंग का, हमें जेईई का पेपर देना है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। जैसे सोयल है, सोयल 25 से 30 घंटे में पूरी हो जाती है। उसको अगर कोई टीचर 90 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे में पढ़ा रहा है तो आपका भी टाइम वेस्ट करवा रहा है वो। उसका तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उसको तो उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ज़रूर हो रहा है। तो वैसे ही जो टरबाइन वाला चैप्टर है वो 2 से 3 घंटे में अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के टीचर से ही पढ़िए आप, जैसे संदीप जानी सर ने भी करवाया हुआ है ये, तो पूरा कंप्लीट हो जाता है एक लेक्चर में, बड़ा नहीं है। और इस टाइप के टॉपिक आपको छोड़ने भी नहीं है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को आपको छोड़ना है केवल, उसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। 33 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था ये। स्टॉर्म वाटर इनलेट, यानी स्टॉर्म वाटर जो बारिश के पानी के इनलेट होते हैं, वो ए ऑप्शन पढ़िए। प्रोवाइड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ टू द सीवर। सरफेस रन ऑफ यानी कि बारिश की पानी की वजह से जो पानी बहता है उसको सीवर में ले जाने के लिए स्टॉर्म वाटर इनलेट प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कैच बेसिन्स क्या होते हैं? कैच बेसिन्स होते हैं जो हैवी डबरी वगैरह होती है, लकड़ी वगैरह के टुकड़े हो गए या थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, वे बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर सीवर में ना चले जाएं, इसलिए हम कैच बेसिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। फ्लशिंग मैनहोल प्रोवाइड एट द हेड ऑफ द सीवर, ये दो ठीक होते ही ये वाला भी ठीक हो गया। तो स्टॉर्म वाटर इनलेट और कैच बेसिन, ये तो नॉर्मली जो सीवर वाला चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम। फ्लशिंग मैनहोल, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन 2 ऑप्शन ठीक होने के बाद तीसरा देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैच दी फॉलोइंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको 1 या 2 पता हो तो आप इजीली कर सकते हो। अब IS कोड का एक और क्वेश्चन आ गया। IS 875 1987 फ्लोर लोड के बारे में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तो देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी में अलग अलग वैल्यू हैं, IS कोड का क्वेश्चन है। ये चीज़ें मेरे हिसाब से 10,000 बच्चों ने पेपर दिया है तो एक बच्चे को भी नहीं आता होगा, और जिसने किया होगा वो सिलेक्शन से दूर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो देखते ही छोड़ दो। 35 नंबर क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एन्युटी बिगन एट सम फ्यूचर डेट आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर देन इट इज़ नोन एज। एन्युटी यानी कि जो हर साल पेमेंट वगैरह होती है वो फ्यूचर में शुरू होएगी कुछ साल ख़त्म होने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेफर्ड एन्युटी कहेंगे। अगर किसी ने SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो उसके अंदर जैसे एन्युटी सर्टन का क्वेश्चन है, और जैसे एक्सप्लेनेशन आती है IS मास्टर की वाली जो बुक है, तो उसके अंदर डेफर्ड एन्युटी के बारे में बताया हुआ है कि भाई क्या होती है। बहुत बच्चों ने, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है आज के दिन वो हेल्पफुल नहीं है। आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। इन 35 में से 6 क्वेश्चन तो शुरू के जो 15 में से डिफ़िकल्ट बताए थे, आज शायद एक IS कोड का एक ही क्वेश्चन आया है, 1 या 2 वैसे डिफ़िकल्ट कह लो आप। तो इन 8 से 9 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर में से थे, और मैंने केवल यही क्वेश्चन किए। और आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबको पता है मेरी 8वीं रैंक आई है, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं और टॉप रैंक के साथ ले सकते हैं। ऐसे कन्फ्यूजिंग होने की या इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर को आप 5 से 6 बार करिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था ये भी, डेफर्ड एन्युटी, इजी क्वेश्चन के अंदर ही गिनेंगे इसको भी। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, उससे आगे का भी हम सॉल्यूशन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके दोस्त हैं JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। और आपको भी मैं यही कहूँगा, जैसे आसान आसान क्वेश्चन को ढूंढ कर मैंने अटैम्प्ट किया है, आप भी बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन को ढूंढ के ही अटैम्प्ट करना। और डिफ़िकल्ट और जो IS कोड के बिल्कुल नए क्वेश्चन हो उसको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको अटैम्प्ट करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और
रोज़ का 4-5 घंटे अपना पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं अपने को। आप सिलेक्शन आपका 100% होगा, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।